संजरानी साहब आए हैं और बड़ी ताखीर से आए हैं। हमारी सजेशन है उनको कि वो जरूर ज्वाइन कर लें, अपने लोगों के लिए काम बेहतर अंदाज में कर सकें, कैबिनेट में बैठ के। तमाम इशूज जो हैं इत्तेहादियों के साथ खुश असलूबी से हम इनको हल कर लेंगे। तो यहाँ सब जायज़ है, चाहे आईजी खुद दादागिर बन के वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को क्यों ना वो अंगूठे दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अरकान पार्लियामेंट भी 400% तनख्वाहें बढ़ाने का बिल सेनेट में ले आए। ब्यूरोक्रेसी ने भी अपनी तनख्वाहें 120% बढ़ाने की सिफारिशात मुरतब कर ली, लेकिन दूसरी तरफ 12 सालों में पहली बार महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 14.6% महंगाई बढ़ गई। अगर अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ें, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ें, तो पिसेंगे गरीब अवाम। और ऊपर से महंगाई इतनी हो गई, यानी बर्क तो गिर रही है बेचारे मुसलमानों पर। हुकूमत महंगाई को कैसे कंट्रोल करे? हुकूमत के लिए तो अपने मसाइल पैदा हो गए। अपोजिशन तो अपोजिशन, पराए तो पराए, पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी, नून लीग तो नून लीग, इत्तेहादी तो इत्तेहादी। पीटीआई वाले खुद अपनी हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं और इत्तेहादी अपनी जगह पर कायम है। हुकूमत छोड़ भी नहीं रहे, ताने भी दे रहे हैं, गिले शिकवे भी वादे तौर पर बयान कर रहे हैं। काफ लीग शिकायतें कर रही थी, आज बीएनपी यानी अख्तर मेंगल साहब की पार्टी भी शिकायत लेकर आ गई। आज इत्तेहादियों को मनाने पहुंच गए, यानी चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी साहब एमकेएम के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि आप वापस ले आएं। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। मैं मेहमानों का तारफ़ करा देता हूं। वैसे तो सब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है क्योंकि वो खुद एंकर्स हैं। समर अब्बास साहब इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुनीब फारूक साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आपने वक्त निकाला। और फ्रिया इदरीस साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। काफ लीग से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुनीब फारूक साहब आपसे ही मैं आगाज़ करता हूं क्योंकि आप लाहौर में बैठे हुए हैं। इत्तेहादी नहीं मान रहे, काफ लीग शिकायतें भी कर रही है लेकिन वो हुकूमत से भी नहीं निकल रहे, शिकायतें भी बरकरार हैं। ये लाहौर में क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पराजा साहब, आपने वक्त दिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उनका बड़ा ही, अगर मैं कहूँ कि वैसे तो हुकूमत की इत्तेहाद के बारे में अगर कहा जाए या हुकूमत के बारे में कहा जाए तो मैं इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये मैन्युफैक्चर की हुई हुकूमत है। तारीख में पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी हुकूमतें मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में की गई हैं, लेकिन ये बतौर ख़ास एक हुकूमत जिस तरह से मैन्युफैक्चर हुई, इसमें बड़ी अनईजी सा रिलेशनशिप है इस हुकूमत का अपने इत्तेहादियों के साथ, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ के साथ। अब मुस्लिम लीग काफ के बारे में जो परसेप्शन है चौधरी साहिबान का, वो ये है कि शायद उन्होंने मोना सिलाई साहब के लिए कोई वजारत चाहिए थी, मामलात और चाहिए थे, लिहाजा उनसे कोई बात बन नहीं सकी। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने वो वादे पूरे नहीं किए, इसलिए मसला बन गया। एक्चुअली मसला इससे ज़्यादा बड़ा है। जो मोना सिलाई साहब की मुलाकात हुई थी, मैं विद ऑल ह्यूमिलिटी बड़े बावसूख ज़राए से आपको ये कह सकता हूँ कि वहां पर भी, उस मीटिंग के अंदर भी मोना सिलाई साहब ने खुद कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे कोई शौक नहीं है, ना ही मैं वफाकी काबीना के अंदर आना चाहता हूँ। लेकिन मोना सिलाई बाहर आकर ये भी तो कह रहे थे कि वजीर आजम को शायद मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है। जी बिल्कुल, वो बात ये थी कि मोना सिलाई साहब का जो ओपिनियन है वो ये है शायद कि जो मियाँ साहिबान है वो अगर कोई शख्स ना भी पसंद हो तो उसकी बात सुन लेते हैं, उसके सामने बैठ देते हैं, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर वाजे नहीं होता कि भाई हम तुम्हें पसंद नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि सियासत के अंदर इस स्टैचर के ऊपर, इस जगह पर नए हैं, तो इमरान खान साहब के ऊपर जो वाजे, जो किसी बंदे के लिए जो नापसंदीदगी का जो इजहार है वो उनके चेहरे पर नुमा हो जाता है, आया हो जाता है, पता लग जाता है कि ये मैं जो शख्स है इसे मैं पसंद नहीं करता। तो वो बेसिक मकसद एक ये भी था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पंजाब के अंदर जो इस वक्त हालात है ना अपराधी साहब, खास तौर पर जब आप लाहौर में होते हैं, यहाँ पर वो अंग्रेजी में कहा जाता है दैट एवरीबडी इज रन अमक।
वो रनिंग अमक, कि वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पंजाब के अंदर जो वजीर आला है पंजाब के जनाब, यानी किसी को कुछ समझ सुर नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रही। मतलब वो बुज़दार साहब खुद अपने, अब ये भी मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि वो खुद कहते हैं कि यार मैं तो ओएसडी वजीर आला हूं, ना मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब सुनते हैं, ना मेरी आईजी साहब सुनते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेट से बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूरोक्रेट्स लाइक जो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी हैं या जो ऑनरेबल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमसे हुकूमत समेत, ऑपोजिशन समेत, क्या इत्तेहादी, हर कोई नाराज है, क्योंकि उनको मैंडेट जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद से देके भेजा है कि भाई बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने काम करना है, इंडिपेंडेंटली करना है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स अपनी तरीके से करनी है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये तो आपको पता है कि बड़ी जोड़ तोड़ वाली पंजाब में भी हुकूमत बनी हुई है। अब जब जैसे ही बजट के हम करीब जा रहे हैं, पिछले साल भी, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, पिछले साल क्या हुआ था कि जैसे ही बजट आया उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब ने, इंस्पेक्टर जनरल थे मेरे ख्याल में आरिफ नवाज खान साहब, उनको कहा जी कि आप डीपीओज आरपीओज को बुला लें, हर डिवीजन के साथ वो एमपी एमएनएस बैठ जाएं और लिस्टें अपनी दे देंगे जी कौन किसको कहां पर लगवाना चाहता है, बस जी इनको राजी करें ताकि हमने बजट पास कराना है। ये बड़ी अच्छी, आपने एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी हमें कि बजट आ रहा है। इधर रुकिएगा नादरीन, आरिफ निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, खुद एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, आपने वक्त दिया। पंजाब के हवाले से ही अगर आपसे बात की जाए, परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि हमें सौतन ना समझा जाए, वो गिला कर रहे हैं। फिर कमेटी जो हुकूमत ने नहीं बनाई उससे काफ लीग बात ही नहीं करना चाह रही। क्या वजूहात हैं? काफ लीग हुकूमत छोड़ भी नहीं रही, शिकायतें भी कर रही है। जी, ये बतौर सीपीएनई प्रेसिडेंट के ये मेरे साथ ही उनका मुकालमा हुआ था। जी बिल्कुल, इसीलिए तो आपसे टेकअप किया ये सवाल। वो कुछ अलग भी मुझे बता रहे थे। वो उनको बुनियादी इतराज ये है कि जब वो कमेटी में पेशरफ्त हो रही थी जो जहांगीर तरीन वाली थी, उसको क्यों कर बदल दिया गया। ये तो असूली तौर पर उनकी बात ठीक है कि अगर बदलनी थी तो कम से कम जिनके साथ बातचीत करनी है उनको ऑन बोर्ड तो ले लेते। तो एक तो बात ये है। दूसरे ये है कि बतौर रिलीफ उनके जो मुतालबात हैं उनको लटकाने की बजाय उनको जिस हद तक पजीराई बख्श सकते हैं बख्शें, अगर नहीं बख्श सकते उनको बता दें। कोई ऐसा मसला तो नहीं है, क्योंकि अगर चौधरी बरादरान उनके साथ हैं तो उनकी भी सियासी अपनी मसलतें या मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से उनके साथ हैं। तो फिलहाल तो ये एक क्या कहना चाहिए, एक गैर जरूरी किस्म का इर्तआश जो है वो पैदा कर दिया गया। वैसे चौधरी बरादरान का आपने काफ लीग की बात बता दी हमें, लेकिन आज अख्तर मैंगल साहब की पार्टी बीएनपी ने भी यही कम अज कम बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम इस नई कमेटी से बात नहीं करेंगे, पुरानी कमेटी ही ठीक थी। अब पुरानी कमेटी और नई कमेटी में फर्क तो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का है। क्या जहांगीर तरीन साहब के आउट होने से ही ये मसाइल पैदा हो रहे हैं हुकूमत के डायलॉग के लिए इत्तेहादियों से? नहीं, ये एक तो ये ना कमेटी नहीं बन गई ना, शौकत महमूद साहब भी आ गए और पंजाब में गवर्नर साहब भी आ गए। हाँ, एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि अगर आपने तसलसल जो है ना, अगरचे एक लिहाज से इनकी कमेटियों के इंचार्ज अभी भी वजीर दफा परवेज खटक साहब हैं जो कि कंटिन्यूटी भी है, लेकिन असल बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनका एक बड़ा कलीदी रोल है या था कम अज कम इन कमेटियों में, और वो कुछ प्राइम मिनिस्टर के जवाब पे कमिटमेंट कर सकते थे। अब उनको एकदम अलग करने से तासर ये मिलता है कि गालबन शायद तरीन साहब ने कुछ ज्यादा ही कमिट कर दिया और हुकूमत की तरफ से जो को डिलीवर नहीं कर पा रही। फरिया इदरीस साहिबा, काफ लीग के हवाले से जो बात हो रही थी वो कहते हैं हम कमेटी को नहीं मानेंगे, पुरानी कमेटी ही चलेगी। अब नई कमेटी में भी तो सीनियर लोग हैं, गवर्नर पंजाब हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, फिर क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? देखिए, पीएमएलक्यू जो इस वक्त बातें कर रही है अपनी एक इम्पोर्टेंस समझाने की बात है और बिल्कुल हक बजानिब है वो ऐसा करने में, क्योंकि वो एक अहम इत्तेहादी हैं खासतौर पे पंजाब के हवाले से। सारे इत्तेहादियों को ही हमने देखा कि एक साथ आवाज़ उठाना शुरू की। पीएमएलक्यू के हवाले से लग ये रहा है कि एक कहीं ना कहीं से ज़रूर उनको ये नज़र आ रहा है कि हमने रिवाइवल देखा पीएमएलक्यू का इस इलेक्शन में, आइंदा हम इसको मजीद मजबूत होता हुआ भी देखेंगे। याद करें इसको, अगर हम कंपेयर करें चंद साल पहले तक तो ऐसा लगा था कि पीएमएलक्यू
अब तकरीबन स्पेंट फोर्स है, लेकिन हमने इसका रिवाइवल देखा और अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद इसको मजबूत और मजबूत होता हुआ देख रहे हैं। और जो आने वाले इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इंतखाबात, वहां पर PMLQ यकीनन आपको एक अहम जमात नजर आएगी, ये अंदाजा है मेरा। और इस बात का शायद एहसास है PMLQ लोकल बॉडी इलेक्शन जो भी तो उनकी होने हैं ना, अपनी इंपॉर्टेंस बतानी है जी। लोकल बॉडी इलेक्शन का जिक्र कर रही हूँ और उस इंपॉर्टेंस को मनवाने का वक्त यही है, क्योंकि हुकूमत को बहुत ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ, बहुत कम अरसा भी नहीं हुआ। अभी वक्त है कि आप अपनी बातें मनवा सकें, अपनी इंपॉर्टेंस समझा सकें। जो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट होना है इत्तेहादियों के तमाम मामलात का, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी जमात इधर से उधर होने जा रही है, कोई भी तब्दीली आने जा रही है। काफली खुद भी कह रही है कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ये वो खुद भी कह रहे हैं। इसी नुक्ते पे रहिएगा, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर और अपने मामलात के ऊपर इसी नुक्ते पे रहिएगा। सो नर्व गेम है हुकूमत और अब्बास साहब। ये बुनियादी सवाल ये है कि कमेटियां हुकूमत ने क्यों तब्दील की? पहले कमेटियां खुद बनाई, कमेटी थी रादर, अब कमेटियां तब्दील कर दी, सिंध के लिए और बन गई, बलूचिस्तान के लिए और बन गई, पंजाब के लिए और बन गई, और एतराज फिर कमेटियों की कंपोजिशन पे आ गया। बहुत शुक्रिया शुक्र प्राचा साहब। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बड़ी आम सी एक रिवायत है कि जब आपने कोई मामला नहीं हल करना तो आप एक कमेटी बना देते हैं। तो यहाँ कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बन गई। अब जिस तरह बात पहले कर रहे थे आरिफ निज़ामी साहब भी के जहांगीर तरीन ज्यादा क्लोज हैं इमरान खान के, वो किसी भी वक्त उनके पास जा सकते हैं, कोई भी बात उनको डायरेक्ट एक्सेस है। परवेज हटक आपको याद होगा कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे तो कई मरतबा वो हिचकिचाते थे उनकी डिमांड्स इमरान खान तक पहुंचाते हुए, कोई वो खुद से बोल्ड डिसीजन या कोई आगे नहीं ले पा रहे थे, इतने वो पूरा एतमाद नहीं थे मामलात को लेकर, उनको इतना ज्यादा इमरान खान ने एम्पावर नहीं किया हुआ था। तो वो मिसाल भी उनके सामने है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी बात है कि काफली के मसाइल हैं क्या। काफली का बुनियादी मसला तो यह है कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बहावलपुर हो गया, चकवाल हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे जो इनका होल्ड है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां हमें इख्तियारात दिए जाएं कि हम खुद से उन डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल बाख्तियार किया जाए। अब खान साहब ने बाख्तियार किया हुआ है चीफ सेक्रेटरी को और IG साहब को। तो बुज़दार साहब जिन्हें कमेटी का हिस्सा बनाया है वो खुद बाइख्तियार नहीं है वहां पे, वो अपने इख्तियारात वो काफली को क्या इख्तियारात देंगे? तो बज़ाहिर उन्हें एंगेज रखना चाह रहे हैं कि वो लेफ्ट राइट ना जाए। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि काफली से इमरान खान थोड़े नाराज भी हैं परवेज इलाही साहब से। आप देखें पंजाब गए हैं, मुलाकात नहीं की, उसमें खबरें कुछ ऐसी भी आई है कि गवर्नर साहब से भी मुलाकात नहीं, वो तो चले अपने घर का बंदा है, मिले ना मिले, लेकिन काफली जो नाराज है उसके साथ एंगेज करना बनता था। अब खान साहब क्यों नहीं कर रहे काफली से बातचीत? ये जो हमें पता लगा, मुख्तलिफ खबरें भी इस तरह की सामने आई हैं कि स्पीकर हैं जो कि परवेज इलाही साहब, वो तवातर से हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। यहाँ कौमी असम्बली के अंदर एक पॉलिसी रही है कि आपने इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं वो एतराज़ करते रहे, यहाँ पे एहतजाज होते रहे, वॉकआउट्स होते रहे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते रहे, वहां तवातर से जारी होते रहे। और हमजा शहबाज साहब बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते रहे हैं, स्पीकर साहब के चैम्बर में आके बैठते रहे, मुलाकात बड़ा क्रिटिकल बात भी करते हैं। नॉलेज में उनको शिकायतें वहां से आती हैं, बात भी करते हैं, वहां से शिकायत आती है, खान साहब को शिकायत आती है, इसी नुक्ते पे रहेगा, हमजा साहब को लेकर बैठे हुए अपने चैम्बर के अंदर रहेगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम MKM के हवाले से बात करेंगे कि अब PTI वालों के साथ साथ वहां पर इत्तेहादी भी जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट आज वहां पर गए थे, साजिद संजरानी साहब ने वही बात की कि आप काबीना में वापस आए, क्या होगा इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। फरिया इदरीस साहिबा, MKM का रूठना महंगा पड़ता है हमेशा, इस बार आपको क्या लगता है MKM वापस आ जाएगी? क्योंकि पहले हुकूमत के लोग खुद गए, असद उमर साहब गए, फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ वो गए, आज सादिक संजरानी साहब चले गए, लेकिन MKM ने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं की वापस आने की। देखिए, रूठने और मनाने में MKM को बड़ी प्रैक्टिस है, उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। आप देखें रूठने और मान जाने में, और रूठना और मान जाने में, और ऐसे मान जाने में कि पूरा मीडिया की भी गैलोर होती है, हम सब देख रहे होते हैं और लगता है कि अब तो ये बिल्कुल भी मानने वाले नहीं है, तो पूरी वो अच्छी सी अदाएं दिखाते हुए प्यार मोहब्बत से वापस भी आ जाते हैं, और कई बार तो उसी तनख्वाह पर भी हम उन्हें आते हुए देखा है। सो इसलिए MKM वाले हमारे साथी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बुरा लगे शायद, मगर मैं तो अभी तक उसको इतनी संजीदगी से नहीं ले रही, क्योंकि ये कई दफा देखा है और इसी तरीके से होते हुए देखा है। प्रेशर टैक्टिक जरूर होती है। बिलावल भुट्टो बीच में एक बड़े इंटरेस्टिंग
अगेन उन्होंने सिनारियो पैदा कर दिया अपनी कंडीशन देकर। उसमें ये सवाल भी उठाया जा रहा है, डिबेट भी उठाई जा रही है कि क्या ये फर्ज है कि अगर एक पार्टी प्रोविंशियल लेवल पर किसी के साथ अलायंस में है तो फेडरल लेवल पे भी तो बारगेन पोजीशन तो फिर एमकेएम की बढ़ गई ना, पीपल्स पार्टी की ऑफर भी आ गई, पीटीआई भी साथ मिलाना चाह रही, तो फायदे में तो फिर एमकेएम रह गई ना। और ये एमकेएम को हमेशा आता है कि अपनी इंपॉर्टेंस फील कराएं भी, महसूस कराएं भी, और जब उनको मौका मिला है तो वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम मामले में एक बात मैं कहना चाहूंगी शौकत साहब कि बहुत कराची का इशू को हम संजीदगी से मुझे नहीं नजर आ रहा गवर्नमेंट को लेते हुए, बाकी अलायंस एक तरफ, बाकी पार्टी एक तरफ, लेकिन जो कराची है वो इसलिए बहुत अहम है कि वहां पर हमने अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन देखा, वहां पे हालात बिगड़ते हुए बड़े हद तक देखे हैं। वो जब बिगड़ना शुरू होते हैं तो फिर वो आसानी से ठीक नहीं होते, चाहे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे वहां पे गंदगी का मसला हो, चाहे दीगर मसाइल हो। और वहां का जो वोटर है वो पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल अलग किस्म का वोटर है। वो फिर जब नाराज होता है तो उसको आप मना भी नहीं सकते, वो बाहर नहीं निकलेगा, वोट नहीं डालेगा, लेकिन अपनी नाराजगी का जरूर इजहार कर देगा। सो जो पीटीआई को ये समझनी चाहिए कि पहले 2013 में भी उनको वहां से काफी वोट पड़ गए, दोबारा उनको यहां से बहुत ज्यादा वोट मिले, उनकी जो डिफाइनिंग पावर है पार्लियामेंट में वो बनती कराची की सीटों से है। और वहां पे हर एमपी, हर एमएनए जिससे आप बात करें वो सब इस बात का शिकवा करते हैं कि नई संजीदगी से लिया जा रहा कराची को। और यहां तक कि वो लोग पीटीआई के लिए उनका भी ये शिकवा है, वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। आरिफ निजामी साहब ये फरमाइए, बिलावल भुट्टो जरदारी 2 बार पब्लिकली एमकेएम को ऑफर कर चुके हैं। अब जो कोर मुतालबात हैं एमकेएम के वो बिलावल भुट्टो जरदारी तो पूरे नहीं कर सकते। मसलन वो कहें कि जी हमारे सियासी दफातर खोले जाएं, वो बिलावल भुट्टो का काम नहीं है। वो कहें कि हमारे बंदे रिहा किए जाएं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी का काम नहीं है। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पेशकश महज इस हुकूमत के खिलाफ एक मूव चला रहे हैं या उधर वाकई कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है सिंध की सियासत में? नहीं, ये सियासी मूव है बिलावल साहब की। ब्रेक थ्रू मुझे मुश्किल नजर आता है, क्योंकि ये दरअसल बात ये सहमुखी लड़ाई है जिसका मकसद है कि अर्बन सिंध को कौन कंट्रोल करेगा। रूरल को तो एक तरफ रख देना, अब कराची या हैदराबाद वगैरह, वो वहाँ पीटीआई भी बड़ी एम्बिशियस है, वो चाहती है कि वहाँ कंट्रोल करे। और इधर बिलावल साहब तो डिफेक्टो है वहाँ, असल में तो उनसे छीनना चाहते हैं। एमक्यूएम के अपने विजन हैं, लेकिन असल मसला यह है जो एमक्यूएम के मुतालबात हैं वो पीटीआई भी पूरे नहीं कर सकती। देखे ना, ये जब 2013 में ये बड़ी जबरदस्त आपने बात कर दी कि पीटीआई भी वो मुतालबात पूरे नहीं कर सकती। मुनीब फारूक साहब, सिंध का मामला है, सिंध का आईजी का मामला अगर देखा जाए तो जो इमरान खान कल सोर्सेज से खबर आई वो कहते हैं गैर सियासी होना चाहिए। आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एग्जैक्टली वही बात की। ख्यालात इतने मिल रहे हैं तो ये कुर्बत क्यों नहीं बहाल हो रही? फिर देखिए प्रायर साहब, कराची के मसाइल की अहमियत अपनी जगह है, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी थी, अब भी है, और वहाँ बड़े जेन्युइन मसाइल हैं। जो एमक्यूएम का जो कंसर्न है कराची के हवाले से वो भी बड़ा वेल प्लेस्ड है, मैं उसको डाउट नहीं करता। लेकिन जहाँ तक देखिए ये तमाम इत्तेहादी बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ये थोड़ा बहुत ज़रा सा जिसे कहते हैं ना चुटकी लेना, थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग करना, ऐसे ज़रा सा जैसे बच्चे वो किसी से कहते हैं मेरी तुम्हारे से दोस्ती नहीं रही, कुट्टी हो गई है छोटी मोटी, वो ज़रूर चलता रहेगा। लेकिन गुजारिश ये है कि काबीना के अंदर ना बैठना, कहना जी मेरे पे दबाव बढ़ा है, मैं काबीना से बाहर आ गया हूँ, लेकिन हम हुकूमत की सपोर्ट जारी रखेंगे। देखिए मैंने शुरू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैन्युफैक्चर्ड का। अब मसला ये है कि जिस प्लांट में ये मैन्युफैक्चर की गई है हुकूमत, या जहाँ भी ये मैन्युफैक्चर की गई है, जिस तरीके से की गई है, तो जैसे किसी वो होता है ना कि किसी के पास वो एक पास कोड होता है कि वो जब तक कोड नहीं डाला जाएगा तो जो चीज़ें हैं वो डी कोड नहीं होंगी या वो सिरे से ख़त्म नहीं होंगी। अब मसला ये है कि वो कोड इनमें से किसी इत्तेहादी के पास नहीं है, वो कोड जहाँ पर किसी जगह पड़ा हुआ है वहीं पर है। तो ये सारे आर्म ट्विस्टिंग करेंगे जी, अच्छा जी मेरा हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमें धक्के देके नहीं निकाला जाएगा, सब कुछ है जी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने हमारे साथ रवैया, हमारी डिमांड नहीं रखी, हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की, कराची के मसाइल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन एक्चुअली
ये तमाम इत्तेहादी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वैसे ही काम करते रहेंगे जब तक जो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो नहीं कहती कि जी आप अब यहाँ से फारिग हो जाइए, अलहदा हो जाइए। चल इधर रुकिए, पता नहीं ये पेटेंट का राइट किसके पास है। समर अब्बास साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अगर इत्तेहादियों को हुकूमत भेज दे और पीटीआई वाले खुद ना जाएं तो इससे मैं क्या मतलब लूं कि पीटीआई नहीं मनाना चाह रही या पीटीआई ने हैंड्स अप कर दिया है, चेयरमैन सेनेट को भेज दिया कि खुदा के लिए आप जाएं। जी आप सर, बुनियादी जो स्पिरिट है प्राचा साहब वो ये है कि जिस तरह बात की मुनीफ फारूक साहब ने कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड इत्तेहाद है, तो मैन्युफैक्चरर जो है जब तक वो नहीं चाहेगा तो कोई भी फ्रैक्चर इस इत्तेहाद के अंदर नहीं डाल सकता। अब कई मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई जो कराची की सियासत के करता धरता हैं, वो ये कहते हैं कि हमें एमक्यूएम से प्रीमेच्योरली मुआहिदा करना ही नहीं चाहिए था। वो ये कहते हैं कि इट मींस पीटीआई के अंदर रिजर्वेशन है। हाँ बिल्कुल है। वो ये कहते हैं बिल्कुल, वो ये कहते नहीं इत्तेहाद की नहीं है, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले कराची के जो करता धरता है सियासत के जो एमएनएस भी है मुख्तलिफ, वो ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि एमक्यूएम हमारी मोहब्बत में हमारे साथ नहीं आई, हमारी मोहब्बत में हमारे साथ नहीं आई। नहीं, वो कहीं से उनके मसाइल हैं जिस वजह से आए, चूंकि मैन्युफैक्चर्ड इत्तेहाद कहा जाता है ना ऐसे, वो कहते हैं हमारी मोहब्बत में नहीं आए। वो जब आ जाते बाद में हमें उनके साथ कुछ शराइत तय करनी चाहिए थी, लेकिन बाहर से आके जहांगीर तरीन ने आके उनके साथ मुआहदे किए और उनको जिनको कराची की सियासत का पता नहीं था, तो मुकामी कई तरीके इंसाफ के लीडर्स हैं जो कि सारे मामले में नहीं ना उस वक्त बैठे हैं ना बाद में जो मुज़ाकरात का अमल है ना उसमें वो बैठे हैं। उनके कंसर्न्स हैं कि आपको उनसे वो ये कहते हैं कि आज सामने फेस जहांगीर तरीन का था, पीछे कोई और था, ये सब जानते हैं। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक तो ज़ाहिर है वो बड़ी एक प्राइस पे की एमक्यूएम ने इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल होने की। आपको याद है ये वही तहरीक इंसाफ है, ये वही एमक्यूएम है जो एक दूसरे के खिलाफ कितने सख्त और तल्ख बयानात दिया करते थे। ये एक अननेचुरल अलायंस था और एमक्यूएम ज़ाहिर है जिस तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाती रही कि इन्होंने यहाँ से हमारा मैंडेट चोरी किया, उसी के साथ आके बैठना एक बड़ा मुश्किल काम था। अब क्या था कि हुकूमत बन गई है, मैक्सिमम जो इत्तेहादियों का क्या होता है कि गवर्नमेंट है उनके बराह रास्त टैक्स नहीं होते, लेकिन ये होता है कि जितना मैक्सिमम मैं इसमें से ले जाऊं, हाँ एक्सपेक्ट कर लूं, तो वो ये उनकी टेक अवे होती है। लेकिन अब मामला ये है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर एमक्यूएम को अपने हिस्से का जो शेयर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिलेगा में, वो नहीं मिल पा रहा। फरोग नसीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कोटे पे नहीं आए, वो किसी और के कोटे पे आए थे। वो चाह रहे थे अमीनुल हक को बनवाना चाह रहे थे ना, ये वजारतें उन्होंने मांगी थी। वो ओपनली कहते हैं कि ये वजारत कानून जो है हमने नहीं मांगी, ना फरोग नसीम हमारे कोटे पे खुश नहीं, हाँ आईटी की वजारत से भी नहीं है, उनको पोर्ट्स एंड शिपिंग और जो जुल्फी बुखारी साहब के पास वजारत है ओवरसीज पाकिस्तानी, ये दो वजारतें मांग रही है। इमरान खान के दो प्यारों के पास है, ये खान साहब दे नहीं सकते। इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरा थीम है कि बर्क तो गिर रही है बेचारे गरीब लोगों पर, पाकिस्तान हम जैसे पाकिस्तानियों पर, जिसकी मर्जी तनख्वाह बढ़ जाए, जिसको मर्जी राजी किया जाए, पैसा तो फिर टैक्स पेयर नहीं भरना है। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। समर अब्बास साहब 14.6% महंगाई बढ़ गई गुज़श्ता 10 सालों में। अब उसका ब्रंट तो सारा गरीब आदमी पे आ रहा है और खाने पीने की अशिया तो 20 से 25% बढ़ी हैं। जो तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, बिल ला रहे हैं, सिफारिशात दे रहे हैं, क्या वो इनसेंसिटिव हैं कि लोगों को कुछ भी होता रहे, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं? प्रोजेक्ट साहब ये बात जहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि 2020 ये जनवरी 2020 है जिसमें 12 साल की हाईएस्ट परसेंटेज पे चली गई है महंगाई की जो शरह है। ये वही साल है जिसे इमरान खान साहब कहा करते हैं कि ये खुशहाली का साल होगा, 2020 तरक्की का साल होगा, खुशहाली का साल होगा, नौकरियों का साल होगा। खुशहाली कैसे आएगी जब महंगाई पहले महीने में ही आपकी 14.6 पे चली गई है, 12 साल की हाईएस्ट? तो कैसे आवाम को रिलीफ मिलेगा? आने वाले दिनों में बहरान बढ़ेंगे, बहरान कम नहीं होंगे। जिस तरह से आप देखें कि ये गंदम वाला मामला मिसमैनेज हुआ, खान साहब को पता है कि कौन है माफिया, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे, खुद कह रहे हैं कि माफिया एक्शन नहीं ले पा रहे। यहाँ हेड्स रोल होने चाहिए थे। जब आप लीनियंसी दिखाएंगे तो फिर और बहरान सर उठाएंगे, फिर लोग उसका फायदा उठाएंगे कि आपकी शायद कोई कमजोरी है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे और पहले ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, आप उनको खुश करने के लिए, उन्हें मुतमईन करने के लिए आप एक नैब का पूरा वो लेके आगे, अमेंडमेंट आप लेके आगे ऑर्डिनेंस के थ्रू, अब वो अपनी तनख्वाहें बढ़वाने की बात कर रहे हैं।
120% तनख्वाह और मरात में इजाफे की बात वो कर रहे हैं। और इसमें जो उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो आए हैं सामने, उसमें वो ये लिखते हैं कि इशरत हुसैन साहब जो है, जिनके पास ऑस्टेरिटी का भी उनके पास एक था, कहते उन्हें हमने एतमाद में लिया हुआ है सारे मामले के अंदर, उन्हें एतमाद में लेके तनख्वाह में इजाफे की वो बात कर रहे हैं और ये हो जाएगी हो जाएगी। आरिफ निजामी साहब ये फरमाइए, हुकूमत से ब्यूरोक्रेसी पहले नाराज रही, चले सेनेट में आप बिल नहीं पास करेंगे सैलरीज बढ़ाने का, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने अपनी सिफारिशात मुरतब कर ली हैं, क्या पीटीआई ब्यूरोक्रेसी को मजीद नाराज करना अफोर्ड कर सकती है या तनख्वाहें फिर बढ़ाना पड़ेंगी? देखिए, अब तो दुगनी चुगनी तनख्वाहें अवामी नुमाइंदों ने कह दिया, हमारी बढ़ाया गुजारा नहीं होता। और सच्ची बात है, जब महंगाई का स्पेरल आया आज ही सब अखबारों में कि 14% से ज्यादा महंगाई जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड महंगाई है, तो ये तनख्वाहें बढ़ाने वाली बात जो है ये भी मसले का हल नहीं। असल फेलियर इस गवर्नमेंट का ये है कि ये इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाया, गवर्नेंस के मसाइल हैं, और इसका सारा ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से नहीं है बल्कि इनकी अपनी नाकिस पॉलिसी है। क्योंकि पाकिस्तान में इतनी हाई इन्फ्लेशन जो है, डबल डिजिट, ये हम इसके आती नहीं है। ये लैटिन अमेरिका का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे 100% इन्फ्लेशन हो जाती है और वो नोट छापते जाते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब, आपने हमें वक्त दिया। फरिया इदरीस साहिबा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने कहा कि हम तो पार्लिमानी जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल है हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के तो हुकूमत तरले करती रही, मिन्नतें करती रही, उनको कंसेशन दी इतनी बड़ी, नैब ऑर्डिनेंस में रिवीजन की, तो फिर हम यही समझें कि नहीं 120% तो ब्यूरोक्रेसी के बढ़ जाएंगे, बाकी भाड़ में जाए जहां आए। देखिए, कुछ एक्शंस होते हैं जिनकी बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू होती है, और मुझे हैरत इस बात पे है कि पीटीआई तो बहुत ज्यादा मीडिया सेवी पार्टी अपने आप को कहती है, और बार बार हमें ये बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बहुत ज्यादा मीडिया कॉन्शियस हैं। सो जो आपके एक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि आपकी सोच किधर है, आप क्या कर रहे हैं। मसलन अगर आप पनाहगाह बना रहे हैं तो आपका क्या विजन है, आप कोई और काम कर रहे हैं तो आपका क्या विजन है। सो जो मैसेज जा रहा है, एक तो आपका पॉलिटिकल एक्शन है, मगर जो उसका सब्लिमिनरी मैसेज है वो वाज़े तौर पे ये जा रहा है कि पूरी आवाम चीख रही है कि शदीद महंगाई है, मीडिया बार बार बता रहा है लोगों से बात कर करके। उस वक्त आप कह रहे हैं कि नहीं मामला समझे, गुजारा करें, मगर खुद आप अपने सरकारी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जिस वक्त प्रपोजल देते हैं उसी वक्त आप डिनाई कर देते हैं कि ये लोग जो बात चीख रहे हैं कि हमसे गुजारा नहीं हो रहा, इनकी बात को आप संजीदगी से नहीं लेते, या आप एक बिल्कुल आप सख्त वो जो टफ स्किन इंसान है वो है। सो ये मैसेज क्यों भेज रही है गवर्नमेंट, मुझे समझ नहीं आ रही, जबकि खुद कहते रहे कि हम ऑस्टेरिटी करें, हमें ख्याल है, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, अपने खर्चे कम करें, सब चीजें ख्याल करें। अब आपको नजर आ गया, अपने लिए नजर आ गया कि महंगाई बहुत ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मगर आवाम के लिए कहते हैं। एक आपको इंटरनल मीटिंग का हाल बताती हूं मैं, कि हमें बताया उनके साथ जो बैठे हुए थे, उनकी जो मीडिया मीटिंग हुई थी, कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि ये मीडिया को क्या हो गया, हर एक के पास जाके माइक लेके पूछना शुरू हो जाते हैं कि महंगाई है या नहीं, इनको कोई और टॉपिक नहीं मिलता। सो प्राइम मिनिस्टर साहब, अब आप हमें बताएं कि ये तनख्वाहें क्यों बढ़ाई जा रही हैं। अगर हम जब ये आवाज उठाते हैं तो बुरी लगती है, लेकिन आप उसका सदुपयोग करें सिर्फ उन लोगों के लिए जो सरकार के जो प्राइवेट बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जिन लोगों की तनख्वाहें बढ़ी नहीं के बारे में तो वो कह रहे हैं कि हमें तनख्वाहें, उनका क्या होगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, वज़ीर आज़म साहब को इसका समर वही स्टोरी है कि लोगों को रोटी नहीं मिली तो केक्स खरीद लेते हैं, फिर यही वाले हालात नहीं, उसका एक और केक वाली पुरानी बात हो गई। आप तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ना आप अखबार पढ़ा करें, ना आप टीवी देखा करें, कोई मसाइल नहीं रहेंगे। पराचा साहब का शो बंद करें, बस चीज। मुनीफ फारूक साहब, आप लोग मेरे पास तुमो देखे, मुनीफ फारूक साहब तुमो देखे सारे। मुनीफ फारूक साहब ये कह तो रही है पीटीआई, यानी सेनेटर फैसल जावेद कह रहे हैं कि हम इस बिल को पास नहीं, उन्होंने मुखालफत करेंगे, लेकिन आप लाहौर में बैठे हैं, पंजाब असेंबली ने इसी तरह का एक बिल पास किया था। पहले पीटीआई ने कहा कि हम ये बिल जो है वो नहीं, हम इसके अमल दरामद नहीं करने देंगे, लेकिन वो तो हो गया। वजीर आजम ने कहा कि मेरी इस तनख्वाह में 2 लाख के करीब तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। क्या ये बिल वजीर आजम की उस गुजारा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए लाया गया है?
साहब, मुझे यकीनी तौर पर अभी भी हैरानी है कि पता नहीं कौन से पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बेसिकली ये बिल कौन लाया है, और जो लोग लाए हैं, मैं इस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा। यकीनी तौर पर खर्चे भी होंगे, ट्रैवलिंग के भी एक्सपेंस बड़े होंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, और ज़्यादातर सारे जो हैं, आप नहीं कह सकते कि वो सारे बहुत एफ्लुएंट घरानों से हैं, शायद कुछ मिडिल क्लास के लोग भी यकीनी तौर पर इसमें होंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम, आप ज़रा इसकी थोड़ी सी ना, जिसे कहा जाता है होलिस्टिक पिक्चर अपने जहन में रखिए। रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, हुकूमत ये कहती है कि भाई हम हर चीज़ दुरुस्त कर रहे हैं। मेरे लिए ये एक तजर्बा होगा, मैं देखना चाहूँगा, अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी सबको दे, कि जो हुकूमत आती है इस हद तक इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, इस हद तक लोगों के लिए मसाइल बढ़ते हैं, और वो फिर भी पॉपुलर रहे अपने 5 साल मुकम्मल करने के बाद। ये पॉसिबल नहीं रहा कभी। मुझे एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ जी, मेरे लिए एक तजर्बा होगा नया। मैं तो अपने आप को एक तारीख का इतना सा स्टूडेंट समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत खुशगवार हैरत होगी, मुझे तजर्बा होगा कि अगर मुझे ये पता चले कि जिस हुकूमत के अपने दूसरे साल के अंदर इतनी रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, लफ्ज़ों का या फिगर्स का हेर फेर है, जो कि मेरी इकॉनमी मेरी तनख्वाह तक होती है और वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इकॉनमी के ऊपर बात नहीं कर सकता, मैं एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी जो हुकूमत कर रही है, कह रही है कि जी हम बड़ी अच्छी इकॉनमी, लोगों को बड़े अच्छे हालात 5 साल बाद देंगे, और ये पिछला बेड़ा गर्क हुआ था, हम ठीक कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कितना डिस्कनेक्ट आपकी आवाम से है। जो भी डिस्कनेक्ट जिसका होगा, हिस्ट्री इस बात की गवाह है। प्राजा साहब, आप मुझसे ज्यादा तारीख को समझते हैं, जिस लीडर का डिस्कनेक्ट हुआ है अवाम के साथ, जिसको ग्राउंड रियलिटी का पता लगना खत्म हो गया या कम हो गया या फर्ज चीजें सामने आने लगी, वो हुकूमत क्या, लीडर क्या, वो हर चीज नोज डाइव पे गई है। और ये तारीख का मसला भी यही है मुनीफ फारूक। वो बर्नार्ड शाह ने कहा था कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। आप कमेंट कर दें फिर। जो मुनीफ साहब पूछे थे, ये कौन है सेनेटर के साथ एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ शौकत साहब। सेनेटर फैसल जावेद का आपने जिक्र किया, वो बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन है फॉर श्योर। उनसे मैं जरूर सवाल पूछना चाहती हूँ कि कैसे रोकेंगे, वो क्या करने जा रहे हैं? उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने बिल मूव किया है, सज्जाद हुसैन तूरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर में चीफ विप हैं। जी तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। जिन लोगों ने बिल मूव किया, सरदार नसीबुल्लाह बाज़े, सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़े हैं। सज्जाद हुसैन तूरी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप है सेनेट के अंदर। सरदार मोहम्मद याकूब खान नासिर नून लीग से दिलावर खान हो गए, पार्टी डॉक्टर अशोक कुमार और शमीम सब मिलके बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने वक्त निकाला। फ्रिया अदरीस साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। समर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, तशरीफ ले आए। आरिफ निजामी साहब का भी नादरीन शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।